चलो भाई शुरुआत करते हैं हम लोग। हेडिंग डायलॉग। अब मुझे पता है सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर कंपेयर करेंगे। हम लोग वहां पर क्या करने वाले हैं, चीजों को पानी के अंदर डालेंगे और देखेंगे वो वहां पर कितनी सॉल्युबल होती हैं या नहीं होती है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालो, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। आप कंपाउंड्स को पानी में डाल रहे हो, पानी में डालने के बाद उनकी सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करके देखोगे। ठीक है ना। अब पहली चीज, ऑर्डर हम लोग किस तरह से कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आप लोग यहाँ पर देखोगे वो ये है कि जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा। उसके बाद जो पोलर मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा होगा, और लास्ट में होते हैं मेरे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको पता है पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होती है, जो जो कि इसका डायपोल मोमेंट होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, 0 होती है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या देखना है, इन चीजों, इन तीनों चीज के बीच में कंपैरिजन करना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। हाँ सुभाष पूछो। सर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाटर में कैसे सॉल्युबल हो जाएंगे? तो इसलिए तो सबसे लास्ट में है ना। सर वो तो सॉल्युबल ही नहीं होंगे ना। नहीं देखो, अब हमको ये पता है लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पोलर मॉलिक्यूल ही डिसॉल्व हो सकता है, इसीलिए तो सबसे लास्ट कैटेगरी के अंदर आया हुआ है वो, कि सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कि जो स्ट्रेंथ वाइज सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा वो ज्यादा सोल्यूबल होगा। अगर उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तब तो पोलर मॉलिक्यूल्स देखेंगे, और दो मॉलिक्यूल आपको प्रोवाइडेड है, एक पोलर एक नॉन पोलर, तो लास्ट में क्या होता है नॉन पोलर, जो कि मेरा डिसॉल्व होता ही नहीं है वाटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलग अलग केस लेते जाऊंगा, एक एक केस को, और उसको समझते जाएंगे, और इसका आंसर आप भी बता सकते हो। पहला आपके पास NH4Cl, और दूसरी तरफ है NMe4Cl। सेकंड है 1 डिग्री अमीन, और यहाँ पर है मेरे पास एल्कोहल। बहुत ध्यान ध्यान से समझ के करते जाना, इसको आंसर ना एकदम सही आते जाएंगे अगर आप दिमाग लगा के करोगे तो। पायरोल, पायरिडीन और बेंजीन। फोर्थ है मेरे पास ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल और इथेनॉल। ठीक है, तो चार मैंने आपके सामने लिखे हैं, पहले हम चारों को कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने वाले। सबसे पहले मेरे पास NH4Cl, और यहाँ पर हम लोग बात करें NMe4Cl। इसका मेरे पास स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मेरे पास होता है हाइड्रोजन, 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 और मेरे पास यहाँ पर मेरे पास क्लोरीन लगी हुई है। अब मुझे पता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर ये जो चार हाइड्रोजन यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो चार हाइड्रोजन, एक्चुअली इसमें ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बट ठीक है, जो लोन पेयर नाइट्रोजन अपना हाइड्रोजन में डोनेट कर रहा होता है, तो ठीक है, पर ये चारों हाइड्रोजन किससे लगे हुए हैं, नाइट्रोजन से, इसलिए क्या कर सकते हैं मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। तो इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, बट जब हम लोग इस मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पर नाइट्रोजन CH3, CH3 Me को हम CH3 लिखते हैं, CH3, CH3, और यहाँ मेरे पास Cl प्रेजेंट है। अब मुझे पता है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ लगे हुए हैं, कार्बन के साथ लगे हुए हैं, तो ये वाले हाइड्रोजन तो मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते, इसलिए इस मॉलिक्यूल की इससे क्या हो जाएगा मेरे पास ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी इससे क्या होगी, इससे ज्यादा होगी। दूसरी बात आती है 1 डिग्री अमीन और अल्कोहल की। अगर मैं 1 डिग्री अमीन बना मतलब RNH2, नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है ना, और दूसरा आपका अल्कोहल ROH लिख दिया मैंने। ठीक है, अगर मैं इसके साथ देख रहा हूँ वाटर के साथ, तो H2O लिखा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया वाटर H2O। अब यहाँ पर ध्यान से देखो भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मेरे पास नाइट्रोजन से लोन पेयर आए
और वाटर का हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, जैसे R N H H लिख दिया, RnH2। नाइट्रोजन का लोन पेयर हो और हाइड्रोजन कहाँ से आए मेरे पास, वाटर से आए, और ROH है यहाँ पे, तो आपका RO, यहाँ पर H लगा हुआ है, ऑक्सीजन से लोन पेयर आ रहे हैं और हाइड्रोजन से क्या आ रहे हैं, वाटर से हाइड्रोजन आ रहे हैं। ये दो बेस्ट सुटेबल डायग्राम होंगे इनके, जो मैंने आपको पहले बनाना सिखाया है। तो देखो, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। जब ल्यूइस बेसिक नेचर की बात करेंगे तो नाइट्रोजन का ल्यूइस बेसिक नेचर अच्छा होता है किससे, ऑक्सीजन से, इसलिए नाइट्रोजन ज्यादा टेंडेंसी होगी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर शेयर करने की। इस वजह से ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ए मॉलिक्यूल की जो है वो बी से ज्यादा अच्छी होगी, इसलिए 1 डिग्री अमीन की सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्कोहल से। बोलो, बात समझ में आती है? बिल्कुल सही बात है, ए ग्रेटर देन बी आयुष का आंसर था, एकदम ठीक है। अब बात करते हैं इन तीनों की, पायरोल, पायरिडीन और बेंजीन की। अगर अभी तक ये केमिकल बॉन्डिंग वाला आपने सारी लेक्चर अटेंड करे तो आपको फटाफट आंसर आ जाने चाहिए अब इनके। लास्ट में मेरे पास क्या है, बेंजीन, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ पर ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सके, और मेरी जो बेंजीन है वो तो मेरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। ग्लिसरॉल के अंदर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, फिर ग्लाइकोल, और लास्ट में आपके पास क्या होता है, इथेनॉल। इन 4 पार्ट में एक भी पार्ट के अंदर कोई डाउट है तो चैट ऑप्शन में लिख दो कि सर इन चारों में से एक बार ये वाला मुझे बता दो, ठीक है ना, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सेकेंड वाला, ठीक है। आयुष देखो, सेकंड वाला मैं बता देता हूं आपको, थर्ड वाला तो बहुत ही आसान है, हमें सीधी सी पता है कि पायरोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, पायरिडीन में नहीं हो रही है, और बेंजीन मेरे पास कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो जहां हाइड्रोजन, ऊपर ही देखो सॉल्युबिलिटी इन वाटर के नीचे लिख रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ज्यादा होगा, फिर आपके पास पोलर मॉलिक्यूल होगा, और लास्ट में क्या होगा मेरे पास, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो ये तो बात थी मेरे पास किसकी, थर्ड वाले ऑप्शन की। सेकंड वाले की बात मैं आपको फिर से समझा देता हूं, मेरे पास क्या है, 1 डिग्री अमीन है, और क्या है मेरे पास, अल्कोहल है। ये दो चीजें हैं मेरे पास। 1 डिग्री अमीन का क्या मतलब होता है पहले वो समझ लो, फिर 1 डिग्री अमीन होता है आपका आर ग्रुप से नाइट्रोजन कनेक्टेड है, और वैसे देखा जाए तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन से जब एक कार्बन अटैच हो तो उसको 1 डिग्री कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, अगर ये मेरा कार्बन CH3 एक नाइट्रोजन NH2 से है तो ये मेरा 1 डिग्री अमीन होगा। अगर ये नाइट्रोजन मेरे 2 कार्बन से अटैच्ड हो, CH3 या कोई भी ग्रुप होता है, हो सकता है, बट वहां पर कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है। अगर मेरा नाइट्रोजन 3 कार्बन से अटैच्ड हो, CH3 तो इसको बोलते हैं हम लोग 3 डिग्री अमीन, ठीक है। तो आपके पास बात किसकी आई थी, 1 डिग्री अमीन की आई थी, मतलब आपका नाइट्रोजन एक ही कार्बन से अटैच्ड है। और यहाँ पर अल्कोहल, अल्कोहल क्या हो गया मेरे पास, ROH ग्रुप हो गया। ये आपके पास कौन सा है, OH ग्रुप जो होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप होता है। आपने अमीन को लिया और पानी में डाल दिया, ठीक है ना, अमीन को लिया और पानी में डाल दिया, तो पानी में डालते क्या होगा, वहां पर वाटर प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, H2O। आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल को क्या दिया, पानी में डाल दिया, OH, H2O यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो, एक चीज हो सकती है, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग शो कर रहा हो, या फिर ये ऑक्सीजन मेरे पास इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा हो, ठीक है ना। या तो आपका नाइट्रोजन जो अपने लोन पेयर इस हाइड्रोजन को दे रहा होगा, या फिर ये वाला ऑक्सीजन इसको दे रहा होगा। मैंने आपको 2 केसेस बनाने सिखाए थे स्टार्टिंग में, जहां पर मैंने आपको करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाई थी। वहां पर मैंने आपको बनाना सिखाया था कि अगर आपके पास RnH2 है और एक जगह आपको वाटर दिखाई दे रहा है H2O, ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे एक सीधी सी चीज क्या पता है, इसको H2O लिख देता हूँ, H2O। तो यहाँ पर मुझे सीधी सी पता है कि यहाँ पर एक जगह तो ऑक्सीजन है और दूसरी जगह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन मेरा अच्छा ल्यूइस बेस है, इसकी वजह से यहाँ से मेरे पास क्या आएंगे, लोन पेयर आएंगे,
ठीक है। इस केस की बात करूं तो एक ROH है और एक मेरा क्या है, वाटर। मैं बात करूं तो यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, बट यहाँ एक R ग्रुप लगा हुआ है। R ग्रुप कैसा होता है, +I, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगा, और हाइड्रोजन आएगा मेरा वाटर से। अब बात आती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। मुझे पता है नाइट्रोजन एक अच्छा ल्यूइस बेस है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के, तो इसलिए नाइट्रोजन मेरे आसानी से लोन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करने की कोशिश करेगा, शेयर करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से मेरे पास 1 डिग्री अमीन ज्यादा सॉल्युबल होता है अल्कोहल के अंदर। बोलो बात समझ में आ गई? यहाँ पे कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर 4 क्वेश्चन किए, आगे और करो, फटाफट आंसर निकालना अब तो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी आपको इतनी आ चुकी है, सेम वही चीजें, वही फॉर एग्जाम्पल बार बार ले रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, चलो फटाफट कंपेयर करो इसके अंदर, दोनों के बीच आंसर बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, अब अपने पास 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, 2 मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो आपको एक बात तो यहाँ पर बहुत अच्छे से पता है, यहाँ पर क्या होगा, इस नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा, ये दोनों हाइड्रोजन भी मेरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लोन पेयर भी दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन भी, ये दोनों हाइड्रोजन भी। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो कर सकता है। यहाँ पर बात करेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सल्फर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, नाइट्रोजन फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 6 ही मेरे पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसकी एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इसी वजह से ये मेरा वाटर के अंदर क्या होगा, उतना ज्यादा सोल्यूबल होगा। इस बात को अपनी बुद्धि में आप डाल लेना कि जो चीज मेरी जितनी ज्यादा सोल्यूबल होती है, ठीक है ना, वाटर के अंदर, वो उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रही होगी। खुद ही सोचो, पानी में जाते ही पानी के साथ अगर वो मिल जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करने लग जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वो उतना ही मेरे पास क्या होगा, उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, एक तो ये मेरे पास ये, और दूसरा आपके पास ये।
आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हो, ये मॉलिक्यूल तो मेरे पास अंदर ही अंदर बॉन्डिंग शो कर लेगा। कौन सी? इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट जो इसका पड़ोसी मॉलिक्यूल है पैरानाइट्रोफिनॉल, वो इंट्रा मोलिक्यूल तो कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है? इंटर मोलिकुलर करता है। इसी तरीके से एक और मॉलिक्यूल बीच में प्रेजेंट होगा, समझो यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, ये यहाँ पर इस तरह से। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटर मोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है ये, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अब खुद ही सोचो, जब आप इसको पानी में डालोगे, तो पानी में जब ये प्रेजेंट होगा वाटर के साथ, तो ये तो मेरा ना ही ये ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बनाएगा, ना ही हाइड्रोजन, तो वाटर के साथ इसका इंटरेक्शन मेरा क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वो अपने अंदर ही बॉन्ड बना रहा है। बट जब आप इसको डालोगे, तो ये मेरे पास क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है ना? इसी वजह से यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बढ़ जाएगी, और इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है? इसी पड़ोस में अभी तो यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने वाटर के अंदर डाला है, तो यहाँ पर इसके पड़ोस में क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा, ठीक है? क्या प्रेजेंट होगा? मेरा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अटैच हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? ठीक है आयुष, आंसर ठीक था। अभी तक हम लोगों ने देखा बॉइलिंग पॉइंट, पहला एप्लीकेशन देखा हम लोगों ने, ठीक है ना? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको बार बार मैं समझा रहा हूँ, एग्जाम में एडवांस में दिख जाएगा, ठीक है? अभी जो कल का पेपर था एडवांस का, केमिस्ट्री ने बचाया लोगों को, ठीक है? मैथ्स और फिजिक्स बहुत टफ थी पेपर के अंदर, और लेंदी पेपर भी बहुत था, मतलब करते रह गए लोग ना, टाइम निकल गया पर क्वेश्चन उतना नहीं कर पाए। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूँ, वो केमिस्ट्री ही बचा सकती है। अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो आप कट ऑफ को इजीली क्लियर कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। जितने ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर स्कोर कर लोगे, उतना ही फायदा है। आगे बात करते हैं, हेडिंग डालो विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब मैंने आपको समझाया था, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना? जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मेरे पास ना, तो उतनी ज्यादा क्या होगी? मेरे पास विस्कोसिटी होगी। इसका मतलब आपने को एक तरीके से और भी मैंने आपको समझाया था, वो तरीका सिंपल सा क्या था मेरे पास? अगर आप खुद ही सोचो कि भाई मेरे पास अगर हाथ, मैंने एक हाथ पे पानी डाल लिया और दूसरे हाथ से मैं उसको रब कर रहा हूँ, तो इतना कोई अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं लगेंगे दोनों हाथ के बीच में। अगर पर मैंने एक हाथ पे हनी डाल लिया, शहद डाल लिया, और दूसरे हाथ से उस पर रब करूंगा, तो दोनों हाथ चिपकने लग जाएंगे, ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लग जाएगा, और वही मेरे पास विस्कोसिटी जैसा ही है, ठीक है ना? वो उतना ज्यादा विस्कस हो जाएगा आपके पास। तो ये सीधा सा है कि ईज ऑफ फ्लो उनका कम हो जाना चाहिए। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतने मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ेंगे, और अट्रैक्शन फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे, आप उनको इजीली एक दूसरे से दूर नहीं कर सकते, ठीक है ना? उतनी ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगी? विस्कोसिटी हो जाएगी। तो कुछ मॉलिक्यूल्स में लिख रहा हूँ यहाँ पर, 8 मॉलिक्यूल, जिसका आपको फटाफट से बताते जाना है। पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे और अपने आंसर को धड़ाधड़ लिखते जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? देखो आपके पास मुकुंद क्या है ना, कि अगर हम एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं, तो हमने जब ये टॉपिक किया पीछे, तो वहां पर आपको क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे आपको मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता होगा, तो उस मॉलिक्यूल के फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, कितने उसके पास हाइड्रोजन है, बाकी कितने अदर एलिमेंट्स वहां पर प्रेजेंट है, एटम्स प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, वहां से हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है? फर्स्ट है मेरे पास यहाँ पर, फटाफट आंसर निकालते जाना है इनके। अब आपको पता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर ज्यादा होगी? और हर 3 दिन के बाद ना आपकी जो ये नोटबुक है इनऑर्गेनिक की, उसको स्टार्टिंग से पढ़ते रहना, नहीं तो आगे आगे बढ़ते जाओगे, पीछे की दुनिया खाली होती जाएगी।
करो भी फटाफट इनका आंसर निकालो। जिसके ज्यादा अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा विस्कस होगा। चलो भाई आंसर डिस्कस करते हैं। अब H2O2 के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर से, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाए तो ये सब चीजें वैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये मेरे पास वाटर है, मुझे पता है हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर दो के साथ, यहाँ दो लोन पेयर है, ये अलग ये अलग, 1 2 3 4 5 6 6 मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। बट वो वाटर की बात करूंगा तो वो मेरे पास 1 2 3 और 4 4 मॉलिक्यूल के साथ ही बना सकता है। इसी वजह से ये आंसर है इसका। N2H4 ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है NH3 से, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी ज्यादा है। ठीक है, अब जब मैं बात करूंगा H2O2 की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है N2H4 की वजह से। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात आ जाएगी यहाँ पर, इनकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है।
H3BO3 ज्यादा बॉन्ड बना सकता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड एज कम्पेयर टू वाटर के, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ठीक है। अब ऑर्थो और पैरा का आपको पता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर मेरे पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पर ग्रिसलोल, ये इससे ज्यादा, मेरा H3PO4 ज्यादा होगा Me3PO4 से, क्योंकि यहाँ पर Me3 आ गया, मतलब CH3 लगे हुए हैं, तो वो हाइड्रोजन अब मेरे कार्बन के साथ अटैच है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करते, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को शो नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसा ऑप्शन जो आपको समझ में नहीं आया हो? फिफ्थ के अंदर दिक्कत है, ठीक है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं वाटर की। अब मुझे पता है पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अच्छी खासी होती है। अब जो मेरे पास वाटर है, इसका एक ग्राफ है, जब आप हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पर मेरे पास वाटर के बारे में बात की गई है, जहां पर ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी आया था, और वो क्वेश्चन था ये कि सिलेक्ट करेक्ट रिलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर H2O, ठीक है। मुझे करेक्ट डेंसिटी ऑफ वाटर को यहाँ पर बताना था। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो वाटर होती है उसकी डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, कहां पर 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये मैं आपको बनाया था, अभी यहाँ पे दिखाऊंगा अभी ग्राफ किस तरह के बनते हैं और एग्जाम में किस तरह का आया था। तो इसका जो करेक्ट ग्राफ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सारे बना देता हूँ एक बार, जैसे कि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया था वैसे ही बना रहा हूँ। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, याद रखने वाली चीज है, डेंसिटी ऑफ वाटर का ग्राफ कैसे बनता है, ये चीज आप लोग भी बना दे जाओ फटाफट अपनी नोटबुक के अंदर, जैसे मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर रखेंगे डेंसिटी और यहाँ रखेंगे टेम्परेचर, दिस इज ऑप्शन ए, डेंसिटी, यहाँ टेम्परेचर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ डेंसिटी, यहाँ टेम्परेचर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ डेंसिटी और यहाँ टेम्परेचर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये टेम्परेचर है मेरा 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से शुरू के ऐसे आएगा पहले नीचे, फिर ये ऐसे चला गया, ऐसे इंक्रीज हुआ, ये ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। ये इस तरह से ग्राफ है, और जो ये टेम्परेचर जहाँ कट कर रहा है 4 डिग्री सेल्सियस है हर जगह, नहीं कैसे मेरा 4 डिग्री सेल्सियस है। फटाफट इसको बना लो, फिर आपको काम की बात समझाते हुए मैं बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे है। बिल्कुल ठीक प्रणव, आपका आंसर ठीक है, सही दिमाग लगाया भाई आपने।
कोई और गैस करना चाहता है वो भी कर सकता है कि क्या लगता है वो आंसर क्या होगा। मैत्री का ठीक है, ओम का भी ठीक है, आयुष और सुभाष का गलत हो गया। भाई आपने ना सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस में मेरा जो वाटर होता है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है ना, आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट में। फिर जैसे मैं उसको थोड़ा 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 हीट करना शुरू करूंगा तो मेरे पास ये आइस से कन्वर्ट होने लग जाता है किसके अंदर, लिक्विड वाटर के अंदर। बोलो है कि नहीं, मेरे पास क्या हुआ, ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं आइस को इसके अंदर डालता हूं तो आइस क्या करती है, मेरे वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, नीचे सिंक नहीं होती। इसका मतलब इसके आपने हीटिंग करने पर इसकी डेंसिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। समझ में आई आपको बात। आपको पता है मैं जब पानी लूंगा उसके अंदर ग्लास लेता हूँ, ग्लास के अंदर पानी लेता हूँ, तो अगर आप उसमें आइस क्यूब डालते हो तो आइस क्यूब क्या करती है, फ्लोट करती है। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा है उस आइस से, इस वजह से वो क्या करती है, फ्लोट करती है। तो हीटिंग करने पर जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी। तो देखो यहाँ पर तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेंसिटी कम होती जा रही है, ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर डिक्रीज हो रही थी, मेरा डी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचे दो ऑप्शन बी और सी, ठीक है। अब मैं इसको फर्दर हीट करते जा रहा हूँ, फर्दर हीट करते जा रहा हूँ, हीट करते जा रहा हूँ, हीट करते जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वेपर्स की मेरे पास डेंसिटी बहुत कम होती है, गैस की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो इसीलिए मेरे पास जो सॉलिड से स्टार्ट होता है उससे कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो क्या है, सॉलिड का यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसकी वैल्यू ये है जो रेड लाइन से बन रही है, बट ये ऊपर है, मतलब मेरी गैस की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा दिखा रखी है, जो कि गलत है। इसलिए बी ऑप्शन गलत होगा और आपके पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो ये बात समझ में आ गई आपको यहाँ पे, इसके अंदर कोई डाउट है। एक चीज, अब दूसरा बात, मेरा जो वाटर है वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है कहीं कहीं पे ना, वो ऐसा क्यों करता है इस चीज को देखना पड़ेगा। मैं वाटर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आगे, ये आपने लिख लिया होगा होपफुली। तो देखो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, जो अभी हमने देखा ना, मैंने आपको बताया कि वाटर मेरे पास सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस में इन द फॉर्म ऑफ आइस होगा, जो कि सॉलिड होता है। ऑन हीटिंग, हीट करने पर वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, लिक्विड वाटर के अंदर। पर मुझे पता है कि भाई हीट करने तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, बट यहाँ पर डेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों, इस बात को देखो। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है। होता ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर मेरे हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दोनों चीजें मेरे पास क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से चार चार मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होते हैं वाटर के ना। ये मेरे पास वाटर है, H2O, ठीक है। यहाँ पर भी O, H, H, O, H, H, O, H, H, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर। अब होता क्या है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अब देखो आपके पास मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं और बीच में ये खाली जगह प्रेजेंट है,
इस खाली जगह को बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं? वॉइड्स बोलते हैं, जो कि सॉलिड के अंदर है। अब क्या हुआ, जो ये खाली जगह प्रेजेंट होती है ना, आप ये समझो कि जो मेरी आइस होती है ना, अगर आपने कभी आइस क्यूब को ध्यान से देखा हो तो आपको बीच में कुछ खाली खाली जगह से दिखाई देंगी, ठीक है ना? वो उनके वॉइड्स प्रेजेंट है, उसी की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है वाटर से कम हो जाती है, क्योंकि उसमें बीच में खाली खाली जगह प्रेजेंट है जहाँ गैस मेरी प्रेजेंट होगी। इसी वजह से जो इसका नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए कि सॉलिड्स की लिक्विड से ज्यादा डेंसिटी होती है, वो ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है? तो फर्दर आप क्या करते हो, जब इसको हीट करोगे तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होने लग जाएंगे और सॉलिड से वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। ये तो आप 5वीं क्लास से ही पढ़ रहे हो, कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग में बताया था, क्लोरल हाइड्रेट के बारे में कुछ बातें बताई थी, ठीक है ना? किसके बारे में बताई थी आपको? क्लोरल हाइड्रेट के बारे में बताई थी। क्वेश्चन आया जेई एडवांस में पिछले साल। क्वेश्चन था, विच इज मोर स्टेबल, ठीक है, विच इज मोर स्टेबल, कार्बन, कार्बन, OH लगा हुआ है, हाइड्रोजन, 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 OH और H। दूसरा मॉलिक्यूल था कार्बन, क्लोरीन, 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 कार्बन, OH, OH और H। बता दो भाई कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, ए या बी? ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास क्या है? बी मॉलिक्यूल है। दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सुभाष का कहना है ए, प्रणव पूछता है ए, मुकुंद पूछता है ए। खुद ही सोचो भाई, क्या तुम जो सोच रहे हो सही? ओम का आंसर एकदम ठीक है। दिमाग लगाओ और बताओ क्यों। दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना? पूछा ये गया है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मैत्री का आंसर भी ठीक है, आयुष का आंसर भी ठीक है, हितेशी का आंसर भी ठीक है। सीधी सी बात है भाई प्रणव, बात कुछ ऐसी है। अब देखो ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकता। बट क्लोरीन और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी। ये मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। यही तो मेरे पास क्या था? क्लोरल हाइड्रेट, जो मैंने आपको बना के दिखाया था और बोला था इसके अंदर क्या होते हैं मेरे पास? इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसी के कारणवश ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? ओ एन ये ओ एच है आयुष, ठीक है? वो मैंने ऐसे लिखा होगा उल्टा तो आपको एन लगा, वो ओ एच होता है, ठीक है? एक तो ये क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको शायद सीधा सीधा सामने लिखवा दिया। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है अक्सर, वो इस तरह का दिखाई देता है। ये देखना सेम क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, ऐसे का ऐसा आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा इसके अंदर ना, एज इट इज एज क्वेश्चन आएगा। पूछेगा विच ऑफ देम विल एग्जिस्ट, ठीक है ना? फर्स्ट ऑप्शन है KHF2, दूसरा है मेरे पास KHBr2, तीसरा है मेरे पास KH KHI2
तो इनमें से तीनों में से कौन सा एग्जिस्ट करेगा और क्यों? मैत्री, आपका तुक्का एकदम गलत है। तुक्का मत मारो भाई, ध्यान से सोचो। KHF2 का मतलब क्या है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास K प्लस और HF2 माइनस होगा, K प्लस और HBr2 माइनस होगा, और K प्लस और HI2 माइनस होगा। तो देखो भाई, HF के साथ इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया था मंद बुद्धि लोगों को। HF के साथ मेरा फ्लोरीन लगा होगा यहाँ पर ना, H के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, और F माइनस के साथ ये क्या कर रहा होगा? मेरे पास सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा। क्या शो कर रहा होगा? सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होगा। इसी वजह से ये एग्जिस्ट करता है। बट ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकते, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बट KHF2 मेरा क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो मेरा सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से, इसी वजह से वो एग्जिस्ट कर पाता है। आगे बात समझ में आपको? तो इस तरह से पूछा जाता है इससे एप्लीकेशन। ये दो तरीके के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी बताए, जो कि आपको भरपूर एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अगर यहाँ से कोई चीज पूछी जाती है तो इस तरह के एप्लीकेशन वाला पार्ट आपसे वो पूछता है। ठीक है, सबसे पहला काम जो पढ़ते जा रहे हैं, अभी तक आपने पढ़ा पीछे से, ठीक ना, जब हमने वंडरवॉल फोर्सेस पढ़ना शुरू किया था, वहां से लेके अभी तक की चीजें रिवाइज करते रहना साथ साथ में। 3-4 दिन क्लास पढ़ो, फिर वापस से स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज करो, फिर 2 दिन क्लास पढ़ो, स्टार्टिंग से एक बार वापस से रिवाइज करो। उससे क्या होगा? आपको चीजें अपने आप ही दिमाग में डल जाएंगी और याद हो जाएंगी। जितना प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस को, उसी से आपको चीजें आएंगी। याद रखना, रटने से बात नहीं बनती। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही चीजें क्या हो जाएंगी, दिमाग में हो जाएगी कि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर एक्सटेंड होगा नहीं होगा, वो सब चीजें। अब देखो, कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान रखने होते हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर किसका होगा। तो आप लिखिए स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला है जिनका मेरे पास फाइनाइट स्ट्रक्चर होता है, मतलब रुक जाता है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर आता है मेरे पास HF2 माइनस। तो ये आपको पता है F माइनस मेरे पास सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होता है HF के साथ। और ये शेप कैसा होता है इसका? लीनियर, एकदम लाइन में चलते हैं। दूसरा मेरे पास डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इन वेपर फेज। ठीक है, तो ये बनता है मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बन के साथ CH3OH C डबल बॉन्ड O। इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। इसको आपको ध्यान कैसे भी रखना है कि भाई मेरे एसिटिक एसिड किसका फॉर्मेशन करता है? डाइमर का। किस फेज में? वेपर फेज के अंदर ही सिर्फ मेरे पास क्या करता है? डाइमर का फॉर्मेशन करता है, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो सिंपल फाइनाइट स्ट्रक्चर था। एसिटिक एसिड होता है ये CH3COH, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, नेक्स्ट इज चेन स्ट्रक्चर। चेन की तरह आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो उसके अंदर पहला है आपके पास HF। ठीक है, अब HF की बात करें तो होता क्या? हाइड्रोजन से लगा हुआ मेरे पास फ्लोरीन। ये हाइड्रोजन किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। अब फ्लोरीन के पास क्या है? मेरे पास 3 लोन पेयर है। ठीक है, ये क्या करता है? इस वाले लोन पेयर से आगे बॉन्डिंग शो करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? देखो, ये से ऐसे आ रहा है और फिर ये ऐसे जा रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है? बेंट हो जाता है। कैसा हो जाता है ये? बेंट। वो भी किस पे? फ्लोरीन पे बेंट हो रहा है, हाइड्रोजन पे बेंट नहीं हो रहा।
हाइड्रोजन पे तो ये कैसा है मेरा, लीनियर है, बट जब फ्लोरीन आएगा तो वहां पर कैसा हो जाएगा, ये बेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब जब आप HF का असली स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ऐसा दिखाई देता है, हाइड्रोजन से एकदम सीधा फ्लोरीन, फ्लोरीन पे बेंट होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से एकदम सीधा फ्लोरीन, फ्लोरीन पे बेंट होगा, फ्लोरीन से अब हाइड्रोजन से सीधा फ्लोरीन, फ्लोरीन पे बेंट होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से सीधा फ्लोरीन, फ्लोरीन पे बेंट होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से एकदम सीधा फ्लोरीन, फ्लोरीन पे बेंट होगा हाइड्रोजन। इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। इसको देखो कैसा है, इसको बोलते हैं जिग जैग चेन स्ट्रक्चर, जिग जैग चेन स्ट्रक्चर। तो देखो होगा क्या ना, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भाई मेरा HF का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ अलग अलग ऑप्शन होंगे। अगर आपने बस सीधा सा पढ़ा हुआ है कि आप यहाँ देखोगे HF सीधी लाइन बन गई तो लीनियर लिख दे तो गलत हो जाएगा, आपको टिक करना है जिगजैग चेन स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि HF जब मेरे पास प्रेजेंट होता है बल्क के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होता है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, जहां पर मेरा फ्लोरीन पर क्या आएगा, बेंट आएगा, ध्यान रखना। वहां पर आपको जिगजैग में भी 2-3 स्ट्रक्चर बना रखे होंगे, बट ध्यान के रखना हाइड्रोजन पे तो सीधा, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो टेढ़ा नहीं हो पा रही है, इसको देखो हाइड्रोजन पे तो सीधा आ रहा है, यहाँ पर भी देखोगे तो आप हाइड्रोजन पे सीधा, ठीक है, कहीं पे भी देख लो हाइड्रोजन पे तो सीधा आएगा, बट जहाँ फ्लोरीन आ जाएगा वहीं पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर बेंट आ जाएगा, ठीक है। पहले तो HF का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा जो कि मेरे पास जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। सेकंड मॉलिक्यूल जिसका स्ट्रक्चर हम लोग अब देखने वाले हैं, दैट इज HCN, HCN, ठीक है। तो हाइड्रोजन से लगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन भी मेरे पास क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो भी क्या कर सकता है, मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। इसी तरीके से आगे एक बार प्रेजेंट होगा HC ट्रिपल बॉन्ड N और नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इसके साथ ये आगे, फिर HC ट्रिपल बॉन्ड N लोन पेयर, ये आगे, ये इस साइड, ये एकदम कैसे बनते हैं, सीधी सीधी चेन चलती रहती है, कैसे, लीनियर चेन स्ट्रक्चर कहते हैं। HCl मेरे पास क्या करता है, लीनियर चेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जो कि मेरी हमेशा सीधे 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 क्या होती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, बहुत काम की चीजें बता रहा हूँ मैं आपको, इसे बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मिस मत करना ये सब चीजें बिल्कुल भी। अब आगे तीसरा मॉलिक्यूल, आपके पास डिफरेंस होता है NaHCO3 के स्ट्रक्चर में और KHCO3 के स्ट्रक्चर में, ठीक है। जो आपके पास ये स्ट्रक्चर होता है NaOH का एंड KHCO3 का, ये भी एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं यहाँ से ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बना के इससे भी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, इसी वजह से है क्या। अगर मैं बात करूं KHCO3 के स्ट्रक्चर की, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस, यहाँ लगा होता है OH, कैसे, ये हुआ गया K प्लस और HCO3 माइनस में टूट गया, ये मेरे पास बन गया HCO3 माइनस। इसी तरह से कार्बन डबल बॉन्ड OH, और यहाँ लगा होता है मेरे पास डबल, यहाँ लगा होता है मेरे पास O माइनस, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बीचों बीच इनके प्रेजेंट होता है मेरे पास क्या, एक वॉइड, और इसी वॉइड में मेरा K प्लस अटका हुआ रहता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐड होकर क्या कर रहे हैं, एक डायमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक डायमर का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। वहीं मैं बात करूं आपके पास NaHCO3 की, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। चेन लाइक स्ट्रक्चर कैसे है, देखो आगे बस कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है ना, OH, इस तरीके से, ये हाइड्रोजन यहाँ OH लगा हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ पर एक किसी के साथ कनेक्टेड होगा,
अब ये ऑक्सीजन माइनस आगे कनेक्टेड होगी मेरे पास किससे, HO कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस, फिर ये मेरे पास आगे कनेक्टेड होगी किससे, हाइड्रोजन से O, जो पहले वाला मॉलिक्यूल था ना इसके जैसा ही, कार्बन डबल बॉन्ड O माइनस। अब ये जो बीच में मैंने मॉलिक्यूल बनाया था इसके जैसा, दोबारा हाइड्रोजन O कार्बन, एक बार मॉलिक्यूल सीधा हो रहा है, एक बार मेरे पास मॉलिक्यूल हो रहा है उल्टा, इस तरीके से चलती रहती है यूनिट, ठीक है, एक बार सीधा एक बार उल्टा, एक बार सीधा एक बार उल्टा, और यूनिट क्या है मेरे पास ये है। इस तरीके से ये चेन स्ट्रक्चर का शो करता है कौन, NaHCO3, यहाँ पर मेरे पास क्या बन रही होती है, चेन। तो हम लोग बात करें किसके बारे में, KHCO3 के बारे में और NaHCO3 के बारे में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, कुछ चीजें, जैसे हम लोग देखेंगे कि जो मेरा KHCO3 उसमें दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, डायमर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पहली चीज, ये तो मेरे डायमर का फॉर्मेशन करते हैं, और ये देखो चेन कनेक्ट होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी मतलब एक पॉलीमर बना रहे। तो ये मेरे पास किस में फॉर्म कर एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीमेरिक फॉर्म में। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जैसे ये एक डाइमर है, इसके जैसा एक और मॉलिक्यूल अगर हुआ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन O माइनस OH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH O माइनस, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में मेरे पास क्या लगेगा, वेन डर वाल फोर्सेस लगेगा। बट एक मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंदर तो मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स मेरी वन डर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। बट यहाँ पर देखोगे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है मेरे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो KHCO3 के अंदर क्या है मेरे पास, वन डर वाल फोर्सेस बिटवीन डाइमर्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, मेरे पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ऑल HCO3 माइनस, ठीक है। तो देखो अब मुझे पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है मेरे पास वो वैन डर वाल फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू इस वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस मेरे पास वीक फोर्सेस होती है। इसलिए थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे, रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक इज लेस। तो यहाँ बात करेंगे रिक्वायर्ड एनर्जी टू ब्रेक, मेरे पास क्या होगी यहाँ पर, ज्यादा होगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। जब आप इसको वाटर मॉलिक्यूल के अंदर डालोगे, सॉल्युबिलिटी की बात करोगे, तो जब हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इससे ज्यादा होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, मेरे पास सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इतना इंटरेक्ट वो नहीं कर पाता, क्योंकि अब जो यहाँ हाइड्रोजन मेरे पास प्रेजेंट था वो तो पहले से ही दूसरे इसके डाइमर के साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, बॉन्ड बना रहा होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं कर पाता, ठीक है। इसी वजह से मेरे पास सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, KHCO3 की ज्यादा होती है, जिसके बीच में मेरे पास यहाँ पर जो वॉइड प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ये ट्रैप कर लेता है, इसीलिए लिख लो आप फटाफट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ मॉलिक्यूल्स की क्या देखे, यहाँ पर शेप देखे। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्राइड्स की बात करेंगे। हाइड्राइड्स मतलब जितने भी मेरे पास ग्रुप 14, 15, 16 के जितने भी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके बनाते हैं,
कंपाउंड, उनकी साइज क्या होगी, उनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर पढ़ा है, ठीक है ना। पी ब्लॉक के अंदर हम लोग शुरू में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते थे हर एक ग्रुप की, वो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगी, कंपेयर हो जाएगी, फटाफट कंपेयर होगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो चीज हमने वहां पर याद किया था वो यहाँ पर हम लोग एक तरीके से समझ जाएंगे कि ऐसा आंसर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही है।